हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी किया। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। अब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एक चार्ज है, ठीक है। मान लो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके आसपास जो भी स्पेस है, जो भी एरिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है और हमें इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, इसको नाम दिया हमने क्यू, ठीक है, और इसको नाम देते हैं हम क्यू नॉट। यहां पे हमने एक टेस्ट चार्ज लिया है, ठीक है, ताकि हम देख सके कि इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं, ठीक है, किसी भी चार्ज की वजह से, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है। फोर्स पर यूनिट चार्ज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। मींस ये चार्ज पार्टिकल इस पे कितना फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, अपॉन अपने पास क्या है? चार्ज पार्टिकल। ठीक है। तो ये इस पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा? कूलॉम्स लॉ से आप लोग निकाल सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स की वैल्यू आएगी आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। और अगर इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम r मानते हैं, अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। दिस इज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। अगर इस फोर्स की वैल्यू हम यहां पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी किसी भी पॉइंट पे। ठीक है। तो ये वैल्यू यहां पुट कीजिए तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। ठीक है। पुट करते हैं तो अपने पास ये वैल्यू बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन या क्यू नॉट बाय r स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? ये बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r स्क्वायर। ठीक है। एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट, सो यू कैन राइट इट लाइक k q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करनी होती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू k q बाय r स्क्वायर। ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला मिला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज E इज इक्वल टू k q बाय r स्क्वायर। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहीं पे भी फाइंड करते हैं, हो सकता है आपको 2 चार्ज पार्टिकल की वजह से निकालना पड़े, 3 की वजह से निकालना पड़े, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है। बात करें इसकी यूनिट की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे निकालनी होगी तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या निकालते हैं? यहाँ पे यूनिट निकालते हैं इसकी। ठीक है। तो देखो यूनिट क्या है यहाँ पे। यूनिट की अगर हम बात करें, फोर्स यूनिट क्या है हमारे पास? न्यूटन। और चार्ज यूनिट क्या है? कूलॉम। तो न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है। न्यूटन पर कूलॉम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अलावा इसकी यूनिट एक और होती है, इसको हम वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। ठीक है। तो ऑप्शन में अगर न्यूटन पर कूलॉम आए या वोल्ट पर मीटर आए, दीज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हम बोल देते हैं, और सिंपली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है। तीनों ही वर्ड इसके लिए बिल्कुल ठीक है। आप या तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेंथ। ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला E इज इक्वल टू k q बाई r स्क्वायर। k इज द कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको अच्छे से पता है 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को ये समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम चार्ज पार्टिकल के बारे में देखते हैं। मान लो आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, दिस इज ए चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटसाइड। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। मींस जो चार्ज पार्टिकल है उससे अवे, चार्ज पार्टिकल से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव चार्ज, मान लो ये आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ इस टाइप से टुवर्ड्स चार्ज रहेगी, टुवर्ड्स चार्ज। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है किसकी वजह से? पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और ये किसकी वजह से है? नेगेटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो मान लो अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों चार्ज की वजह से, या कहिए दोनों चार्ज एक जगह पे रखे हुए हैं, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी, जो शेप बनेगी, वो कैसे बनेगी आप देख सकते हैं। पॉजिटिव से चार्ज पार्ट सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से निकलेगी, यहां से ऐसे, ठीक है। ये अवे यहां से और ये इनसाइड। मतलब आप देख सकते हो कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं डायपोल, सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डायपोल। डाई मींस होता है टू, दो पोल आपको दिख रहे हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? यहां से निकलेगी। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड एट द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा, जब मैग्नेट की बारी आती है तो मैग्नेट में तो कैसा एक लूप बनता है? कॉन्टिन्यूअस लूप बनता है। यहाँ कॉन्टिन्यूअस लूप नहीं है। देखो, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से है और नेगेटिव में जाके यहां से या इस पे खत्म हो गई। मतलब अब ये क्लोज पाथ तो है, ये क्लोज पाथ तो आपको दिख रहा है, बट ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, क्लोज पाथ है बट ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसको डायपोल हम क्या करते हैं? बोल देते हैं, इट इज ए डायपोल ऑल्सो। ठीक है, तो ये डायरेक्शन थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास देखो फॉर्मूले कौन कौन से आए। एक तो हमारे पास फॉर्मूला है E = F/Q0। एक हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? KQ/R²। दो फॉर्मूले हमारे पास आए इंपोर्टेंट। यहां से आप देखो जो E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर एक क्वांटिटी दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर एक को बढ़ाओगे तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या होगी? घटेगी, डिक्रीज होगी। अगर आप दो चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आप सभी ने अभी देखी भी थी। ठीक है, क्या क्या थी इसकी यूनिट? क्या क्या थी? यूनिट थी हमारे पास एक तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आप इनसे मोस्टली न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है देखो, इफ एन ऑयल ड्रॉप ऑफ वेट 3.2 into 10⁻³ न्यूटन is balanced in an electric field of 5 into 10⁵ volt per meter, find the charge on oil drop। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मान लो एक ऑयल ड्रॉप है हमारे पास। ठीक है, और इसका वेट मींस मान लो mg। ठीक है, इसके वेट को बैलेंस कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इससे अपोजिट। ठीक है, इससे अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसको बैलेंस कर रही है। ठीक है, जो इसको रेस्ट पे रखेगी। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अपोजिट लगेगी।
तभी तो ये जो ऑयल ड्रॉप है किस पे आएगी, रेस्ट पे। तो आपको ये निकालना है कि इस ऑयल ड्रॉप पे जो चार्ज है वो कितना है, फाइंड द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप। ठीक है, तो ये जो mg है, ठीक है, मतलब ये जो वेट नीचे लगा रहा है, या सॉरी ये जो ऑयल ड्रॉप है इसका जो वेट है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे जो चार्ज लग रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों क्या होनी चाहिए, सेम सेम होनी चाहिए, बट अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड में सेम होनी चाहिए बट डायरेक्शन में अपोजिट। तो यहां से जो mg है वो किसके इक्वल होना चाहिए, किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। ठीक है, मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल है आपके पास, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, अगर इस चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, E इज इक्वल टू चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फोर्स कितना लगेगा इस पे, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू इंटू ई। आप हमेशा ध्यान रखना इस चीज का, किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, एंड दैट इज क्यू इंटू ई। तो यहाँ पे जो mg है वो किसके इक्वल आना चाहिए, क्यू ई के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, अपने को वैल्यू लिख लेते हैं पहले। m वेट अपने को दे दिया 3.2 इंटू 10⁻⁻13। चार्ज अपने को फाइंड करना है, Q इंटू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास ही है 5 इंटू 10⁻5। ठीक है, 5 इंटू 10⁻5, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। सोल्व करेंगे इसको तो क्या वैल्यू आई अपने पास, देखो 3.2 इंटू 10⁻⁻13 अपॉन 5 इंटू 10⁻5 इज इक्वल टू क्यू। सोल्व करते हैं इसको तो अपने पास जो वैल्यू आएगी, अगर इसको यहां से हटाएं तो एक जीरो नीचे, तो ये अपने पास आएगा भाई 6.4 इंटू, ये ऊपर जाएगा 6 तो 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.64 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ये अपने पास चार्ज की वैल्यू आ गई। इतना चार्ज इस ऑयल ड्रॉप पे होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू अपने पास है। अब हम पढ़ते हैं कुछ पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को सरफेस पे लाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लो इनफाइनाइट पे कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, मान लो कोई क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल है, टेस्ट चार्ज पार्टिकल, और ये अपने पास यहाँ पे एक चार्ज रखा है, मानो ये चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, और आप मान लो इस चार्ज पार्टिकल को उठा के लेके आ रहे हो। ठीक है, आप चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे हो, ये मान लो यहां से आप ले आए, और मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, आप ए से बी तक इस चार्ज पार्टिकल को उठा के ले आए, ए से बी तक ले आए आप चार्ज पार्टिकल को। इनफाइनाइट पे चार्ज पार्टिकल था, आप इनफाइनाइट से ए पे लेके आए, ए से बी पे लेके आए। ठीक है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, मतलब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या आएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, VB माइनस VB माइनस VA, और क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन A से B अपॉन Q नोट, ये अपने पास फॉर्मूला हो गया। VAB लिखो यहाँ पे, VAB। ठीक है, मतलब A से B तक अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को लेके आते हैं, A से B तक आप इस चार्ज पार्टिकल को लेके आते हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एंड यू नो वेरी वेल व्हेन a charge particle is placed in a magnetic field then there is a force on the charge particle due to that electric field।
उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू आपको पता है Q इंटू ई, उसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे वी ए बी कितना आएगा, वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, और डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। ये अपने पास किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने पास भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम ये माने कि अगर चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पे है, मान लो इनफाइनाइट पे चार्ज पार्टिकल है, और मैं उसको मान लो क्यू नोट है, और उसको उठा के मैं मान लो एक पॉइंट पे ले आया, और वहां पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, मतलब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास तो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम लोग पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, वी बी, मान लो ये अपने पास बी पॉइंट है, बी से ए पे ले आए, ठीक है। तो या फिर ए से बी पे, इसको ए मान लो आप, इसको बी मान लो, ए से बी पे लेके आए, तो वी बी माइनस वी ए, ठीक है, और वी बी अपने पास ये है, और वी ए अपने पास ये है। तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो होता है, एट इंफिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जीरो। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इस केस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू आएगी, वी बी की वैल्यू क्या आएगी, वर्क डन ए बी अपॉन क्यू नोट, ये अपने पास वैल्यू आएगी। अगर इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को हम एक पॉइंट तक लेके आते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सिंपली पोटेंशियल को हम यही बोल देते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां पे देखो, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दो पॉइंट पे आप, दो पॉइंट से आप लेके जा रहे हो, तो फॉर्मूला ये लगेगा, वी बी माइनस वी ए, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारे पास और आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसकी वैल्यू क्या आएगी, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, आप लोग याद रखें इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में हमारे पास यहाँ स्क्वायर आया था, यहाँ पे केवल r है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, और पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी हम कई सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी, आप याद रखना, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी को आप बड़े आराम से ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्केलर मेथड। मतलब सिंपली आप v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 एंड सो ऑन आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगी। बट पोटेंशियल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर लॉज को वो फॉलो करेगी, ठीक है। बट इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन तो आ ही सकता है पोटेंशियल में, पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पॉजिटिव लेके चलेंगे, जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे आप नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हुई। यूनिट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, यूनिट देखो, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जूल को हम क्या लिख सकते हैं, जूल किसकी यूनिट है, वर्क यूनिट है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब न्यूटन मीटर पर कूलम भी हम लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर कूलम भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो ये किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कंप्लीट आते थी, कुछ फॉर्मूले थे जो हम लोगों ने देखे।
फॉर्मूले क्या क्या थे हमारे पास? एक फॉर्मूला था भाई V इज इक्वल टू वर्क डन पर नेट चार्ज। ठीक है, हमारे पास क्या था? V इज इक्वल टू 1/4 पाई Q अपॉन R। ठीक है, यूनिट अभी मैंने आपको बताई थी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इनको आप अच्छे से। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग an electric charge of 4 coulomb from a place where potential is minus 10 volt to another place where potential is V volt, find the value of V। मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट A है और एक पॉइंट हमारे पास B है। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल जो है मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, क्या वैल्यू उसकी? 4 कूलम। थोड़ा इसको नीचे बनाते हैं भाई। मान लो ये अपने पास पॉइंट A है और ये अपने पास पॉइंट B है और 4 कूलम चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ लेके आ रहे हैं। ठीक है, यहां से उठा के इस पॉइंट लेके आ रहे हैं और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? -10 वोल्ट और यहाँ पे कितनी है? V वोल्ट। तो यहां से यहां तक लेके आने में हमें कितना काम करना पड़ा? 100 जूल का काम हमें करना पड़ा। तो यहाँ पे कितनी पोटेंशियल है वो आपसे पूछा है। आपको फॉर्मूला पता है कि इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? फॉर्मूला क्या है इसका? VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q चार्ज। VB पे पोटेंशियल कितना है? V माइनस, और VA पे कितना है? -10 इज इक्वल टू WAB 100/4। क्या वैल्यू बनेगी? देखो ये V प्लस 10 इज इक्वल टू 25, V इज इक्वल टू 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 वॉट। दिस इज द आंसर। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक चार्ज पार्टिकल को लेके आए और हमें 100 जूल का वर्क करना पड़ा। यहां अगर पोटेंशियल -10 है तो यहां कितना पोटेंशियल होगा? तो हम इस फॉर्मूले से इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया करते हैं, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार न्यूमेरिकल्स में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे मान लो आपके पास एक सर्किट है। ठीक है, बैटरी से हमने एक बल्ब को कनेक्ट किया है और यहाँ पे हमने एक कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, मतलब ये हमारे पास एक कंडक्टर है, एक वायर है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जैसे ही करंट इसमें से फ्लो होता है, ठीक है, तो करंट क्या होता है इसमें से यहां से फ्लो होता है, बल्ब को ग्लो करवाता है। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल से वापस इसमें आ जाता है। ठीक है, बट जैसे ही हमने इसको क्या करवाया, एक वायर से कनेक्ट करवा दिया और इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नो रेजिस्टेंस, इसमें नो रेजिस्टेंस, या कहें R इज इक्वल टू कंपेरेबल टू 0। भाई कंडक्टर में तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कंपेरेबल 0। तो करंट क्या होता है? वो ऐसे पाथ को चूज करता है जहां पे कम से कम रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो वो इस पाथ में जाने की बजाय इस वाले पाथ को फॉलो करेगा, इस वाले पाथ को। ठीक है, और यहां से वापस इस नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये शॉर्ट सर्किटिंग करवा दी तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा, क्योंकि यहां से करंट जो है वो सीधा यहां से होता हुआ वापस बैटरी में एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किटिंग से क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। ठीक है, कंप्लीट करंट जो है वो इस रास्ते से फ्लो हो जाएगा। देखो यहां पे बैटरी का क्लोज होना बहुत जरूरी है, अगर ये ओपन है तो करंट फ्लो होना पॉसिबल नहीं है। अगर बैटरी यहाँ पे क्लोज है तो आप देखेंगे कि यहां से करंट जो वो कंप्लीट यहां से पास हो जाएगा। ठीक है, बाईपास हो जाएगा यहां से, इसके पास कोई करंट नहीं पहुंचेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किटिंग। इसे नुकसान भी है, डिसएडवांटेज है इसके। क्या डिसएडवांटेज है? बहुत लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होता है, तो जितना करंट यहां से चलता है वापस उतना ही करंट इसमें आ जाता है।
तो इससे बैटरी के ड्रेन ऑफ होने की काफी चांस होते हैं, बहुत जल्दी बैटरी बहुत जल्दी खराब हो जाती है आपकी, क्योंकि जितना करंट यहां से फ्लो होगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट इसमें एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो इससे, या फिर अगर कोई डिवाइस कनेक्ट है, ठीक है, तो इसके मतलब कि डैमेज होने के भी चांस हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं शॉर्ट सर्किटिंग पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रेजिस्टेंस लिया, मान लो ये अपने पास एक सर्किट है और ये हमने बैटरी से कनेक्ट करवाया इसको। ठीक है, और यहां पे हमने शॉर्ट सर्किटिंग करवा दी कुछ इस टाइप से। ठीक है, मान लो ये हमारे पास है 2 ओम, ये हमारे पास है 4 ओम, और ये अपने पास है मान लो 6 वोल्ट। ठीक है, तो अगर बैटरी हमारे पास ओपन है, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ओपन। जब बैटरी ओपन है, यहां पे मतलब की अपने पास ओपन है, सॉरी की ओपन है, देखो करंट ऐसे फ्लो होगा इसमें इस टाइप से। जब ये ओपन है तो करंट यहीं से फ्लो होगा, इसमें से फ्लो होगा, क्योंकि यहां जाने के लिए उसके पास रास्ता नहीं है, तो यहीं से निकल जाएगा वो। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी आएगी, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो V कितना हमारे पास 6 और R 4 प्लस 2 6, मतलब 1 एम्पियर। ठीक है, और जब हम इसे क्लोज करवा देंगे, मान लो हमने इसको क्लोज करवा दिया, तो अब सारा का सारा करंट है वो यहां से होता हुआ इसमें से फ्लो हो जाएगा, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इस केस में, क्लोज के केस में, मान लो हम इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज सेकंड इसका जो पार्ट है, अगर इसमें हम इसको क्लोज कर दें तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो V कितना है देखो 6 और R कितना है 2, कितना हुआ 3 एम्पियर। कई बार एक क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाता है कि अगर हमने इसको शॉर्ट सर्किटिंग करवा दी तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम रहेगी। तो आप देख सकते हैं पहले करंट की वैल्यू 1 एम्पियर थी, पर जैसे ही आपने शॉर्ट सर्किटिंग यहाँ पे अप्लाई की, यहाँ पे करवाई, तो उससे करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो अगर आप इस टाइप के सर्किट्स में शॉर्ट सर्किटिंग करवाते हैं तो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। आपको अच्छे से आना चाहिए, देखो अब करंट वो यहां से फ्लो होगा, इस डायरेक्शन से करंट फ्लो होगा। करंट वो रास्ता चूज करता है जहां पे कम से कम रेजिस्टेंस हो, और यहाँ पे तो रेजिस्टेंस कंपेरेबल टू 0 है। ठीक है, मतलब ऐसा एक कॉम्बिनेशन है कि हम किसी बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को सीधा कनेक्ट कर दें किसी वायर से, मतलब बीच में हम कोई रेजिस्टेंस ना लगाएं, सीधा हमने 2 वायर ली, एक जो वायर अपने पास है उसका एक सिरा है वो पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और एक किससे कर दिया, नेगेटिव से। तो वो जो केस बनता है वो किसका बनता है, शॉर्ट सर्किटिंग का केस बनता है, क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, और करंट की वैल्यू क्या रहेगी वहां पे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट वहां पे फ्लो होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंसेज इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर हम 2 रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ें, मान लो आपके पास 2 रेजिस्टेंस R1 और R2 है और यहां पोटेंशियल V है, तो करंट की डायरेक्शन ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगी। और यहां पे हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन सॉरी सीरीज में है तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R equivalent is equal to R1 plus R2. This is the combination of resistances in series. सीरीज में आप लोग देखिए करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंसेस में जो करंट फ्लो होगा वो सेम फ्लो होगा, बट यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी, मतलब यहाँ पोटेंशियल V1 होगा और यहाँ पोटेंशियल V2 होगा। ठीक है, सीरीज की बात कर रहे हैं, सीरीज में दोनों रेजिस्टेंसेस में करंट है वो सेम फ्लो होगा, बट पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों में डिफरेंट रहेगी। ठीक है,
सो ये हमने बात की रेजिस्टेंसेस इन सीरीज की, ठीक है। पैरेलल की अगर हम बात करें, इन पैरेलल में कुछ इस टाइप से आपके पास रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हो सकते हैं। मान लो यहां से बैटरी कनेक्ट करवा दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसके पास जाने के दो रास्ते हैं। मान लो ये R1 है, ये R2 है, तो यहाँ पे I1 करंट और यहाँ पे I2 करंट। देखो दोनों ही रेजिस्टेंसेस के पास करंट है वो डिफरेंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I1 यहाँ पे I2। तो इस केस में अगर हम रेजिस्टेंस निकालें इक्विवेलेंट, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर बात करें पोटेंशियल की, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ और वही पोटेंशियल यहाँ, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखने वाली है, मोस्टली न्यूमेरिकल्स में इनका यूज होता है कि देखो पैरेलल में जो है करंट की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, बट सीरीज में क्या है, करंट डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, हमें करना है करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो करंट हमारे पास ये फ्लो हो रहा है यहां से। अब इस पॉइंट पे देखिए दो रास्ते इसके पास जाने के, एक यहां जा सकता है और एक यहां जा सकता है, यहां और यहां। अब देखो यहां से यहां एक ही रास्ता है इसके पास, ये। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में होंगे, क्योंकि फर्दर यहाँ पे करंट के पास जाने का केवल एक ही रास्ता है, दो रास्ते नहीं है। ये दोनों आपस में सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो करंट के पास दो डायरेक्शन है जाने के लिए। पैरेलल में क्या होता है कि करंट क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। तो यहाँ करंट सेम है, तो ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में। तो सीरीज में तो 30 प्लस 30 कितना हुआ, 60। मतलब ये दोनों 60 हो गए। अगर इन दोनों को यहाँ पे करें तो अपने पास 60 आ गई वैल्यू। मतलब यहां से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। मतलब अपने पास एक रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे 60 ओम। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में सोल्व कर लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट 1/60 प्लस 1/30। एलसीएम कितना आएगा, 60। 1 प्लस 2 1/R equivalent is equal to 3/60. So R equivalent is equal to 60/3 is equal to 20 ohm. 20 ohm तो आ गया इसका टोटल रेजिस्टेंस। हमें क्या निकालना है, करंट। तो करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, I is equal to V/R। V कितना अपने पास 2, तो 2/20 कितना आएगा 0.1 एम्पियर। तो इसका आंसर कितना है 0.1 एम्पियर, ठीक है। आपको ये देखना है कि रेजिस्टेंस सीरीज में है, पैरेलल में, देन यू कैन सोल्व इजीली। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, सेकंड में आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। यहां आपको क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। सबसे पहले देखो करंट यहां से फ्लो होगा। अब यहां से देखो यहां जाएगा करंट, और फिर ऐसे, मतलब ये करंट यहां से फर्दर स्प्लिट हो गया, मतलब दो डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। दो डायरेक्शन कौन कौन सी आप लोग देख सकते हैं, ये आपके सामने है। देखो ये यहां पे करंट की वैल्यू सेम है दोनों रेजिस्टेंसेस में, तो दोनों सीरीज में होंगे। तो 5 + 5 क्या हुआ, 10। तो इसको हटा के हम क्या लिख देते हैं, 10। तो देखो क्या लिखते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे बना देते हैं 10 ओम। अब 10 और 5 किसमें है, पैरेलल में है। तो ये क्या आएगा 1/R इक्विवेलेंट 1/10 प्लस 1/5। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10, 1 प्लस 2, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10/3 ओम। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना है, 10/3। मतलब इसको अगर यहां से हटा दें हम, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, 10/3 ओम। अब आप लोग देख सकते हैं ये तीनों सीरीज में है, ठीक है।
तीनों सीरीज में है तो हमारे पास क्या आएगा, आर इक्वलेंट कितना आएगा, ये 10/3, 5 प्लस 10/3 प्लस 5 कितना आएगा, एलसीएम 3, तो ये आ गया पास 15 प्लस 10 प्लस 15, तो ये आ गया अपने पास 40/3। 40/3 ओम इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे सीरीज और पैरेलल के बहुत सारे कॉम्बिनेशन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप कॉम्बिनेशन आप बड़ी इजीली सोल्व कर सकते हैं अगर आपको सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट अच्छे से पता है।